नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश महानगर डायरी देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात होगी मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज की। जबलपुर में बना 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर अब शहर की नई पहचान बन गया है। साल 2015 में इस फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने की प्रस्तावना रखी गई थी, जहां साल 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 6 साल बाद यानी साल 2025 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। महानगर डायरी में आज इसी फ्लाईओवर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद दुबे। जबलपुर के महानगर की विकास की बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त हम जबलपुर के उस फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं जो कि 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। ये मदन महल चौक से प्रारंभ होता है और इसके बाद पूरे शहर के बीचों बीच का हिस्सा क्रॉस करने के बाद ये दमोह नाका में जाकर उतरता है। तो 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और बनाने के लिए इसकी जब सहमति की जरूरत पड़ी वो कैसे हुई, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के तमाम मंत्रीगण इस बात पर सहमत हो पाए, फंड का अरेंजमेंट कैसे हुआ, वो कौन कौन सी बाधाएं थी जो 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के बनने के दौरान आई, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे आज इस स्टोरी के माध्यम से। जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका चौक तक 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को बनाने की बात की शुरुआत साल 2015 से शुरू हुई थी। तब ये विषय चर्चा में आया था और जनता ने काफी कुछ मांग की थी। ये मांग बढ़ती चली जा रही थी। जनप्रतिनिधियों के सामने इस मांग को बार बार रखा जा रहा था और जनप्रतिनिधि भी चाहते थे कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वाहनों के बढ़ते भार को कम करने के लिए एक अलग पैरेलल फ्लाईओवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्हीं बातों को देखते हुए फिर तत्कालीन सांसद राकेश सिंह ने उस समय के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की। उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि आखिर जबलपुर में इस बात की जरूरत क्यों है, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तमाम जो कोशिशें चल रही हैं उसके लिए फ्लाईओवर की जरूरत क्यों है। ये तमाम बातें की गई, बार बार बैठकें हुई इस मामले को लेकर। विभिन्न तरह के जनप्रतिनिधि भी लगातार आपस में मिलते रहे, डिमांड करते रहे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के साथ। लेकिन इसके बाद फिर ये बात तय हुई कि अब इसके निर्माण की बात तय हुई। इसके लिए लेकिन फंड एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी। लेकिन इस फंड की समस्या को दूर करने के लिए भी फिर एक बार नितिन गडकरी ने पहल की और उन्होंने सीआरएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व फंड से लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की उन्होंने बात की स्वीकृति दी। स्वीकृति मिलने के बाद फिर ये बमुश्किल ये जो फ्लाईओवर का जो अनुमति है वो अनुमति मिल पाई। लेकिन तमाम जो दिक्कतें आई, परेशानियां आई, नितिन गडकरी, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को मनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़े और उन्हें किस तरह से समझाया गया, आइए एक मिनट सुनते हैं। तत्कालीन सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बता रहे हैं कि उस वक्त क्या दिक्कतें आई थी। आने वाले 25 सालों के कल्पना के साथ विकास के कार्य होना चाहिए और माननीय गडकरी जी से जब हमने आग्रह किया तो माननीय गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को भली भांति समझते हुए उसको जमीन पर उतारते हैं। और उन्होंने खुद भी ये कहा था कि आने वाले 25 साल से ज्यादा की कल्पना के साथ ये सभी विकास के कार्य होना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जब सहमति बनी थी तब ये नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी राशि इसमें लगने वाली है। फिर ये भी नहीं पता था कि ये हिस्सा एनएच का नहीं होगा और इसलिए बनने के साथ स्वीकृति के उपरांत 6 महीने के अंदर अंदर ही वो निरस्त हो गया, क्योंकि वो एनएच नहीं था और एनएच नहीं था तो अब इतनी बड़ी राशि मिल नहीं सकती थी। फिर उसके लिए बहुत लगातार प्रयास और प्रयासों की पराकाष्ठा हुई और फिर जाकर सीआईआरएफ से इतनी बड़ी राशि, मुझे लगता है देश का ये अकेला ही प्रोजेक्ट है जिसमें एक साथ इतनी बड़ी राशि सीआईआरएफ से मिली है और देश का ये अकेला प्रोजेक्ट है जिसमें सीआईआरएफ के काम में संशोधन करके उसको बलदेव बाग के बाद फिर दमोह नाका के आगे तक क्रॉस कराया गया। आइए अब आपको इस फ्लाईओवर की कुछ तकनीकी बातों की जानकारी देते हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक नहीं हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा फ्लाईओवर है जिसने एक रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक को पार किया। मदन महल रेलवे स्टेशन और साथ में बने रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए वहां पर कोई पिलर लगाने की अनुमति नहीं थी, इस वजह से बड़ी दिक्कत थी। लेकिन फ्रांस की एक तकनीक को यहाँ पर लागू किया गया। फ्रांस से विशेषज्ञ बुलाए गए और फ्रांस से आए विशेषज्ञ साथ में अपनी तकनीक भी लेकर आए और उन्होंने
लगभग 200 मीटर लंबा एक केबल स्टिप ब्रिज मदन महल रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया। उन्होंने इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की वो भारत में पहली बार, मध्य प्रदेश में भी पहली बार उपयोग में लाई गई। इस तकनीक के माध्यम से ये जो बड़े बड़े लोहे के केबल आपको दिख रहे हैं, ये केबल के माध्यम से ये पूरा इस वक्त 200 मीटर का ये ब्रिज इन केबल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। खास बात इसमें ये है कि जब ज्यादा वजन पड़ता है तो इनमें एक तरह के सस्पेंशन लगे हुए हैं, तो वो सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे किसी गाड़ी में यदि ज्यादा भार होता है तो वो सस्पेंशन ऊपर और नीचे होकर भार को बैलेंस करते हैं। उसी तरह से ये केबल स्टिप ब्रिज है, ये भार को इसी तरह से बैलेंस करता है। लेकिन फ्रांस के जो विशेषज्ञ थे उनके साथ भारत के और मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स ने, विशेषज्ञों ने काफी मेहनत की। तकनीक के माध्यम से इस केबल स्टिप ब्रिज को तैयार किया गया। अपने आप में ये बिल्कुल एक अनूठा प्रयोग था जो काफी सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है। आप देखिए ये जो पूरा मदन महल रेलवे स्टेशन है और साथ में जो मुख्य रेलवे ट्रैक है उसको पूरा इस ब्रिज ने पार कर दिया। कहीं पर भी कोई पिलर आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और जो विशेषज्ञ पीडब्ल्यूडी के थे और मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी पूरी जो अनुभव है उसका उपयोग करते हुए इस ब्रिज को 200 मीटर के इस केबल ब्रिज को तैयार करने में अपनी जो विशेषज्ञता है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस तरह से ये जो ब्रिज है ये अपने आप में एक अच्छी तकनीक को लेकर बना है और एक उदाहरण बना है। अब मध्य प्रदेश में कुछ और जो दूसरे ब्रिज इस तरह के बनेंगे जिनमें बिना पिलर के भी पार करना होगा, ब्रिज को बनाना होगा, तो अब इसी फ्रांस की तकनीक का इस्तेमाल होगा। फ्लाईओवर में मदन महल रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाना एक मुश्किल चुनौती के रूप में सामने आ रहा था। ऐसे वक्त में न केवल दूसरे विशेषज्ञों ने बल्कि पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं शिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने काफी कुछ इस पर काम किया और जो दूसरे विशेषज्ञ थे उनके साथ मिलकर जो तकनीक उन्होंने इम्प्लीमेंट की, हम उनसे ही जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ शिवेंद्र सिंह जी हैं। एग्जैक्टली जब प्रॉब्लम आई तो उसे सॉर्ट आउट कैसे किया गया केबल ब्रिज के लिए? एक केबल स्टे ब्रिज के निर्माण में सबसे ज्यादा जो चुनौती थी वो था रेलवे का ये मेन ट्रैक है बॉम्बे हावड़ा, तो यहाँ पे ब्लॉक लेना रेलवे का जो सबसे बड़ी चुनौती थी। जो केबल है वो केबल किस तरह से काम करता है वो पूरा लोड लेने के लिए ब्रिज का? देखिए जो मैंने आपको बताया, ये केबल जो है ये बैलेंस कैंटिलीवर है। केबल जो है उस स्लैब को होल्ड करके रखा हुआ है और दोनों तरफ जो है इसके जो वजन है उसको केबल ने होल्ड करके रखा है। जो पाइलॉन है, पाइलॉन को उसके लोड को ट्रांसफर करती है केबल और वो उसके फाउंडेशन तक जाता है। इस फ्लाईओवर में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जिस वक्त ये फ्लाईओवर जब शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद फिर आगे चलकर 2 रोटरी बनाई गई हैं। रोटरी का मतलब ये होता है कि जैसे सड़कों पर आमतौर पर हम चौराहा देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जो चौराहे होते हैं, उस तरह से फ्लाईओवर के ऊपर रोटरी बनाई जाती है। जब एक डायरेक्शन की बजाय 2 या 3 डायरेक्शन में मुड़ना होता है तो इस तरह से ये गोलाकार रोटरी बना दी जाती है। इस फ्लाईओवर में 2 रोटरी बनाई गई है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फ्लाईओवर के ऊपर 2 रोटरी बनाई गई हो। ये रोटरी बनाई गई है, आप देख रहे हैं। इस रोटरी में गोल चक्कर में घूमकर 4 अलग अलग दिशाओं में 4 अलग अलग स्थानों पर शहर के वाहन चालक आसानी से अपने वाहन को ले जा सकते हैं, उतर सकते हैं। तो इस तरह से अप्रोच बनाई गई है। खास बात यह है कि इस रोटरी को बनाने और इस फ्लाईओवर को बनाने के दौरान पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया। किसी भी तरह से झाड़ पेड़ ना काटे जाएं, उन्हें संरक्षित रख लिया जाए। इस बात का ज्वलंत उदाहरण हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि जहाँ रोटरी बनी है वहां पर जो झाड़ पेड़ लगे थे उन्हें काटा नहीं गया, बल्कि और उन्हें संवर्धित कर दिया गया, एक बहुत अच्छा गार्डन बना दिया गया। तो इस तरह से आप देखें तो ये पूरा जो आपको रोटरी और ये फ्लाईओवर है ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नजर आएगा। अलग अलग स्थानों पर, शहर के 4 अलग अलग स्थानों पर आसानी से जो वाहन चालक है वो जा भी सकते हैं और वहां से फ्लाईओवर के ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से इस जो फ्लाईओवर है इसकी उपयोगिता कहीं बहुत ज्यादा है। तो ये जो फ्लाईओवर है ये उच्च तकनीक से बनाया गया, बहुत सोच समझकर, जबलपुर के पूरे जो डायग्राम है उसको समझकर, फिर जबलपुर के ठीक बीचों बीच घनी बस्ती आबादी के बीच में इस फ्लाईओवर को
बनाया गया और इसके साथ ही जो फुटफॉल है उनको भी निर्धारित किया गया। जाहिर सी बात है कि इन सबको बनाने में एक काफी बड़ा इंजीनियरिंग वर्क लगा और नो डाउट समय भी लगा, लेकिन वक्त रहते वो तमाम चीजें पूरी की गई और इस फ्लाईओवर की जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको पूरा किया गया। एक बात और है, ये जो फ्लाईओवर है जब ये शुरू होता है तो सीधे ये मेडिकल एंड पर जाकर समाप्त होता है। जो मदन महल चौराहा का जो मेडिकल हॉस्पिटल तरफ का जो इलाका है वहां पर जाकर ये पुल वहां से शुरू होता है। तो सबसे बड़ी आसानी की बात यह है कि उन मरीजों को जिन्हें तुरंत मेडिकल में बहुत बड़ा असिस्टेंस चाहिए तो वहां तक वाहन तुरंत मेडिकल के नजदीक तक इस पुल के माध्यम से पहुंच जाते हैं। किसी भी तरह के ट्रैफिक जैम पर ये वाहन वहां पर नहीं फंसते हैं। ऐसे में मरीजों को जो तुरंत इलाज मिलना होता है वो मिल जाता है, एम्बुलेंस आसानी से गुजर जाती है और साथ में जो दूसरे और जो लोग हैं वे भी आसानी से इस पुल के ऊपर ट्रैवल कर लेते हैं। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए फंड की व्यवस्था कर ली गई थी, सभी विभागों से एनओसी मिल चुकी थी और फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा था उस तरह से इस काम में बाधाएं भी सामने आ रही थी। सबसे पहली और बड़ी बाधा ये आई कि फ्लाईओवर जिस जगह पर बन रहा था, जहां से गुजरना है, उसकी जद में कई मकान और दुकानें आ रही थी। जाहिर सी बात है कि इन दुकानों और मकानों को या उनके हिस्सों को तोड़ना जरूरी था। इसके लिए जब मकान मालिकों को जब नोटिस जारी किए गए तो उन्होंने मुआवजे को लेकर वहां पर कुछ इस तरह की बातें हुई कि दिक्कत और परेशानियां खड़ी हो गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विशेष दिशा निर्देश देकर, लोगों के मुआवजे देकर इस मामले को खत्म किया। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में मामला चला, लंबा वक्त लगा और उतने लंबे वक्त तक फ्लाईओवर के निर्माण का काम तो रुका रहा। लेकिन फिर उसके बाद उन मकानों को, उन दुकानों, शोरूम जो फ्लाईओवर के जद में आ रहे थे, उन हिस्सों को अलग करने का काम शुरू हुआ। उसमें अभी काफी वक्त लगा, लेकिन तमाम तरह की इस बाधा को दूर करने के बाद एक बार फिर फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ। कुछ और आगे बढ़ा ही था कि फिर इस फ्लाईओवर के नीचे जो मकान और जो घरों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने निजता के हनन का आरोप लगाया। उन लोगों का ये कहना था कि जब फ्लाईओवर से बन जाएगा, लोग ऊपर से गुजरेंगे तो उनके मकानों में ताका झांकी होगी और उनकी जो निजता है वो नहीं रहेगी। ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया। एक बार फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने विशेष दिशा निर्देश दिए और कहा कि फ्लाईओवर जब निर्माण हो जाएगा, इसके बाद उसके ऊपर इस तरह की शील्ड लगा दी जाए जो पारदर्शी ना हो, जिससे लोग नीचे ना झांक सके। इस बात पर सहमति बनी और एक बार फिर फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हुआ। कुछ काम आगे बढ़ा, बलदेवबाग चौक तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पर बलदेवबाग चौक पर जब ये फ्लाईओवर पहुंचा तब यहाँ पर जरूरत महसूस हुई कि इसको यदि 1 किलोमीटर और लंबा कर दिया जाए, दमोह नाका चौक तक बना दिया जाए, तो यातायात का जो दबाव इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा और एक बहुत बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। फिर एक बार कैबिनेट स्तर पर मंत्रियों से मदद मांगी गई और यहाँ पर फिर एक बार केंद्र सरकार से मदद मांगी गई। अलग से फंड का अरेंजमेंट किया गया और इस फ्लाईओवर की जो लेंथ है उसे 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया। इसे दमोह नाका चौक तक ले जाया गया, यानी पूरी जो 7 किलोमीटर का जो स्पैन था वो पूरा फिर कंप्लीट किया गया। इस तरह से ये जो इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं थी, इन बाधाओं को दूर करने में वक्त बहुत ज्यादा जाया हुआ और जाहिर सी बात है कि इससे कॉस्ट बढ़ती चली गई और ये कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ के आसपास पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने फंडिंग कर दी थी, सीआरएफ की तरफ से सारी व्यवस्था की जा चुकी थी, इसलिए फंड की कोई कमी तो नहीं आई। काम बराबर चलता रहा और फ्लाईओवर का निर्माण अपनी गति पकड़ता रहा। एक दिक्कत और थी, यहाँ पर जब फ्लाईओवर के ऊपर जब वाहन चलते हैं, गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वायु प्रदूषण, आवाजों का शोर सबसे ज्यादा होता है। इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तब फ्लाईओवर निर्माण के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस वायु प्रदूषण को, जो आवाजें हैं वाहनों की, हॉर्न की, उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक नई तकनीक यहाँ पर लगाई जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का जो ध्वनि प्रदूषण है वो इस फ्लाईओवर के क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा। अब उसके ऊपर काम हो रहा है और उस तकनीक को यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो एक उच्च और आधुनिक तकनीक से हुआ और उसके बाद बनने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण और दूसरी और वायु प्रदूषण और साथ में
निजता के हनन को रोकने के लिए भी नई तकनीक का प्रयोग किया गया। ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बेहद अत्याधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण जबलपुर में ये किया गया है, जो कि प्रदेश में बनने वाले दूसरे फ्लाईओवर के लिए अब एक उदाहरण बन चुका है, एक मॉडल बन चुका है। देश के दूसरे हिस्सों से भी विशेषज्ञों ने आकर इस फ्लाईओवर के निर्माण की पूरी विधि को समझा था, देखा था, जाना था, और अब देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तकनीक के आधार पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर शहर में 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बना तो ऊपर यातायात बहुत आसान हुआ, लेकिन चूंकि वो एक मुख्य सड़क के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिए जो नीचे की सड़क है वहां पर भी अब यातायात आसान हो गया है, क्योंकि अब वाहनों की संख्या वहां पर घट गई है। हम उस फ्लाईओवर के ठीक अभी नीचे खड़े हुए हैं और उस मुख्य सड़क पर खड़े हैं। आप देखिए कि इस पर यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का जोर नहीं है, वाहन इत्मीनान से आसानी से गुजर रहे हैं, लोग साइड में गाड़ी पार्क करने के लिए उन्हें जगह मिल रही है, और इसके साथ ही जो अब यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे जो दुकान लगाने वाले जो दुकानदार हैं, वो उन्हें भी अपना व्यापार करना आसान हो गया। हम सबसे पहले यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कितना आसान हुआ फ्लाईओवर बनने से। बहुत आसान हुआ है। बस आप बताएंगे किस तरह से लाभ मिल रहा है हमको फ्लाईओवर बनने से? हाँ, सड़क दुर्घटना में भी काफी कंफर्ट हो गया, रोड में चलने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। तो पार्किंग भी आसान हो गई, यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी आसान हो गई, ट्रैफिक भी एक नंबर हो गया, धूल भी नहीं उड़ रही है और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। आप बताएंगे किस तरह? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सर। लाभ कैसा हुआ, किस तरह से आपको फायदा मिल रहा है? जब आप सड़क चल रहे हैं तो आपको कैसा फायदा? बहुत अच्छा लग रहा है, पार्किंग भी अच्छी है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। बहुत कम। सही बात है, बहुत आसान हो गया इनका काम करना और ट्रैफिक भी नहीं होता है इसी फ्लाईओवर से बनने से, तो जबलपुर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जबलपुर में चाट खाने के लोग काफी शौकीन हैं, यहाँ पर स्ट्रीट फूड, यहाँ पर इतना से आप चाट खा पा रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर बन गया, ट्रैफिक कम हो गया, ये आसान बात है। ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, लोगों को सहूलियत भी अच्छी हो गई है। आप बताएंगे किस तरह से अपने को व्यापार में लाभ मिलने लगा, क्योंकि यहाँ पे अब आसानी से लोग पहुंच रहे हैं आपके पास? आसानी से लोग पहुंचते, उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई है, रोड अच्छी हो गई है, प्रॉब्लम नहीं होती, इससे ट्रैफिक कम होता है, पर थोड़ा स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी है। लोग बहुत तेजी से गाड़ियां चलाते हैं। इस तरह से सुझाव भी मिल रहे हैं कि जो नीचे की सड़क है उस पर जो ट्रैफिक है, अब चूंकि वाहन कम है तो स्पीड ज्यादा है, तो इस तरह से लोगों के ये सुझाव भी है कि वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए, लोगों को राहत है, ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर देखिए ट्रैफिक इत्मीनान से चल रहा है और नीचे की जो सड़क है उसको अब एक खुला जगह और स्पेस मिल चुकी है और वाहन जो है बहुत इत्मीनान से चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोग चल रहे हैं और जो पिलर्स हैं उनके साथ ही नीचे वाली सड़क पर जो डिवाइडर है उसके ऊपर गार्डन बना दिया गया है। गार्डन बनाने से यहाँ की जो हरियाली है वो मेंटेन हो गई है और प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस तरह से फ्लाईओवर बनने से बहुत ज्यादा फायदे भी हुए हैं। एक तरफ कुछ जो थोड़े बहुत पेड़ काटने पड़े थे उसके एवज में डिवाइडर के ऊपर इस तरह की हरियाली को मेंटेन करके अब प्रदूषण को कंट्रोल में किया है और पर्यावरण को बढ़ावा दिया है। फ्लाईओवर बन जाने की वजह से अब शहर की सड़कों पर जाम नहीं लगता है, शहर के बीचों बीच से गुजरना आसान हो गया है। निचली सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई है तो ऊपर भी अब आसानी से जाया जा सकता है। फ्लाईओवर का एक हिस्सा मेडिकल अस्पताल के सामने उतरता है, तो ऐसे में जिन मरीजों को तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है, मेडिकल अस्पताल जाना होता है, वे तुरंत मेडिकल अस्पताल पहुंच सकते हैं, आसान हो गया है उनके लिए। यहाँ पर एक एम्बुलेंस चालक है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपके लिए अब मरीजों को लेकर सीधे मेडिकल पहुंचना कितना आसान हो गया फ्लाईओवर से? फ्लाईओवर से सर आप अभी तक तो 15 से 20 मिनट मेडिकल पहुंच जाते बहुत जल्दी, मतलब फास्ट। वो भी फ्लाईओवर से जाना पड़ता था, नहीं तो पहले घूम के जाना पड़ता तो आधा से 1.5 घंटा लग जाता था। अब ये हो जाता है कि आप मरीजों को लेकर तुरंत मेडिकल के सामने तुरंत पहुंच जाते हैं और सुविधाएं भी अच्छी हो गई है पहले से भी ज्यादा, क्योंकि फ्लाईओवर से जाने से बहुत इजी पड़ गया, नहीं तो 1-1.5 घंटा लग जाता रहा मेडिकल पहुंचने में। 1 से 1.5 घंटे की बचत हो रही है मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में सिर्फ इस फ्लाईओवर के बनने से। इस तरह के जो लाभ हैं वो अब जबलपुर की जनता को मिल रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं, फायदा बहुत साफ सुथरा है और बहुत अच्छा लगने लगा। जो आदमी दूर का आता है वो भी देखता है, कहता है कि नहीं यार ये लगता है कि अपन जबलपुर शहर में आए। फ्लाईओवर जब नहीं था तो यहाँ जाम बहुत लगता रहा और लोगों को दिक्कत भी बहुत होती रही। अब फ्लाईओवर बनने से आदमी को जिसको ऊपर से जाना है
उनके लिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बन गई है और नीचे ट्रैफिक भी नहीं होता है। और जैसे मेडिकल वगैरह कहीं अस्पताल जाना है तो एम्बुलेंस वगैरह को भी बड़ी आसानी से जाने मिल रहा है और लोगों को साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरह से दिख रही है और लोग बहुत खुश हैं फ्लाई ओवर बनने से। हर चीज़ से आदमी स्वतंत्र हो गया है। नहीं, जब से फ्लाईओवर बना है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बनते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं गई, पूरी प्रशासन ने अच्छी मदद करी और जो रोड पुल बनाने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे सपोर्टेबल हैं, उनको जो बोला सब मानते थे हम लोग की बात, हमेशा कोई भी दिक्कत आती तुरंत समस्या दूर करते थे। जबलपुर शहर में ये 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बना, लेकिन कहते हैं कि जब किसी एक शहर में कोई विकास का बड़ा काम होता है तो आसपास के जो दूसरे शहर होते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। यही बात है कि इस शहर में जरूर बना, जबलपुर शहर में फ्लाईओवर बना, लेकिन इसका लाभ कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर और साथ में बालाघाट, छिंदवाड़ा तक इसका असर है, क्योंकि लोग अब सीधे इन तमाम शहरों के लिए जबलपुर शहर के अंदर आए बिना ही अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस फ्लाईओवर का जो लाभ है वो एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि महाकौशल के पूरे जिलों के लिए भी ये लाभान्वित करने वाला फ्लाईओवर है। इस स्टोरी में अभी फ्लाईओवर की बात पूरी हुई। हम अगले एपिसोड में किसी दूसरे शहर की इसी तरह की विकास की एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अरुण दुबे का नमस्कार।